Good morning, friends. Today we are going to learn again first chapter. We continued this chapter. In the beginning, we see about the adaptations in all plants and animal. Now we are going to learn about the adaptations in aerial birds, animals. See, if you see that the aerial birds, how their body is look like, it's a bent, it's a feathery as well as low weight. That's why they are able to fly in the air. What is the main difference between vehicles on the road and in aeroplanes? Yes, some difference in between vehicles and aeroplane. Yes, the major difference is in their shape. Yes, how does that aeroplane is look like and how that vehicle is on the road? It's a major difference in between their shape. Due to their shape, both are ride in on their particular road. Vehicles on road and aeroplane in the air. The spindle shaped body of birds also minimize the resistance of air while flying. हवा का दबाव ज़्यादा होता है ना, तो जब वो फ्लाई करते हैं तो उनके फेदर की वजह से, शेप की वजह से, स्पिंडल शेप है ना, उसके वजह से हवा का वो रेजिस्टेंस कम कर देते हैं. विथ हॉलो बोन्स, उनके जो बोन्स होते हैं वो भी खोखले होते हैं. द बॉडी कवरिंग ऑफ फेदर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स, उनके फोर लेग्स जो होते हैं वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फेदर्स. देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड एडेप्टेड फॉर फ्लाइंग. उनकी बॉडी कैसी होती है? लाइट वेट. दैट्स वाई दे फ्लाई इन द एयर. लाइट वेट होने की वजह से वो अच्छे से फ्लाई कर सकते हैं. द बॉडी ऑफ इंसेक्ट ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टेपर ऑफ बोथ द एंड्स. कभी देखा है इंसेक्ट्स घर में कौन कौन से आते हैं? मॉस्किटोज इंसेक्ट है, हाँ. और कॉकरोच, कॉकरोच का शेप देखा है कैसे होता है? इट्स अ टेपर एट द बोथ द एंड्स. दे कांट fly with 2 pairs of wings and also walk with 6 stick like eggs. The bats can fly with the help of their pentagium. Bats देखा है कभी? हमारे जो गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे बैट्स है. हम स्कूल के बच्चे भी खेलने आते, उन्हें देखा होगा. Bats have its pentagium. With the help of pentagium, they fly. A thin fold up skin between their forelegs and hind leg. Forelegs and hind legs के बीच में स्किन की लेयर होती है, वो बहुत ही थिन होती है, उसके हिसाब से वो उड़ सकते हैं. ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड्स एंड इंसेक्ट इन योर एरिया. आपके एरिया में जो भी इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, आप उसे ऑब्जर्व कर लो और उनमें क्या क्या सिमिलरिटीज है, डिससिमिलरिटीज है, आप लिख लो. एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स मीन्स जो मराठी में बोलते हैं सरपटतात, क्रॉलिंग करके चलते हैं ना, जैसे कि सांप है. सांप कैसे चलता है? लिजर्ड. ये सब कैसे होता है वो आपको देखना है. एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स. ऑब्जर्व फ्रॉम ए डिस्टेंस हाउ स्नेक्स एंड अर्थवर्म्स क्रीप. दे आर क्रीपिंग, नो? विच ऑर्गन डू दे यूज फॉर क्रीपिंग? आर हियर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर देयर पर्पस? ये पर्पस के लिए उनमें स्पेशल चेंज है? यस. Their legs, their skin is purposely formed for this creeping only. Not any such changes. Animals like horse, lizard, garden lizard, crocodile use their muscles for creeping. ये क्या करते हैं? उनके muscles यूज करते हैं creeping के लिए. Similarly, they show the adaptation in skin, soles of feet and body color. उनके adaptation उनके skin में भी है, body colors में भी है और सोल्स ऑफ फीट में भी है. जैसे हमने कैमल ने देखा, गद्दे जैसे पाँव होते हैं ना उसके, कुशन जैसे होते हैं ना पाँव, हाँ. तो उसी तरह उसका वो एडेप्टेशन है डेजर्ट एरिया में, तो वहाँ पे और यहाँ पे इनका एडेप्टेशन है. फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड एंड मॉनिटर लिजर्ड हैव क्लाउड्स टोज एंड थिन सोल, वेयर एज स्नेक हैव ए स्केली स्किन. स्नेक देखा है कभी? स्नेक की स्किन कैसी होती है? स्केली होती है, राइट. उसकी वजह से वो अच्छे से क्रीपिंग कर सकता है. एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स.
जैसे रहने के लिए, रहन सहन के लिए अडेप्टेशन किया है, घूमने फिरने के लिए अडेप्टेशन हुआ है, उसी तरह से खाने को लेकर भी अडेप्टेशन हुआ है। वी कैन कैटेगराइज एनिमल एज हार्बिवर्स एंड कार्निवर्स। आपको पता है ना, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है, प्लांट इज द प्रोड्यूसर ओनली, और उनको जो पहली बार खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं हार्बिवर्स, एंड हार्बिवर्स को जो खाते हैं वो है कार्निवर्स, वो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी। एडेप्टेशन इसलिए है कि अच्छे से वो इजी से खा सके। वी विल डिस्कस दिस इन अ ग्रेटर डिटेल इन चैप्टर ऑफ ऑन न्यूट्रिशन। जो न्यूट्रिशन का चैप्टर है उसमें हम ये डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम खाते पीते हैं और अपने हैबिट्स क्या है। वॉच द प्रोग्राम्स ऑन चैनल लाइक नेशनल जियोग्राफिक, वाइल्ड डिस्कवरी एटसेट्रा। आप लोग तो कार्टून देखने में बिजी होते हो ना, तो ये जियोग्राफिक, नेशनल वाइल्ड डिस्कवरी है, वहाँ पे आप देखो, आपको वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल इज गोइंग टू बी सीन, और आपको उससे बहुत कलेक्शन भी मिलेगा इन्फॉर्मेशन का, उनके एडेप्टिव कैरेक्टर्स क्या है, वो कैसे है, इसके बारे में आपको बहुत सी जानकारी भी मिलेगी। To learn about the feeding habits of animals like frogs, snakes, birds, mosquitoes, butterflies, etc. इनकी कैसे कैसे खाने की आदतें हैं वो हम देख सकते हैं। देखो यहाँ पे कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट फ्रॉम योर ओन ऑब्जर्वेशन है। तो एडेप्टेशन क्या है, शार्प टीथ किस में होता है, लायन और टाइगर में होता है, किस लिए, टेयरिंग दैट, टू टियर द प्रे। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बिक किस में होती है, बर्ड्स में होती है। शॉर्ट बिक किस में होती है, कौन से बर्ड्स में होती है। लॉन्ग एंड स्टिकी टंग किसकी होती है, लॉन्ग नेक किसकी होती है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये टेबल कंप्लीट करो और मुझे व्हाट्सएप करो। एडेप्टेशन फॉर ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ब्लेंडिंग मीन्स सराउंडिंग के साथ में घुल मिल जाने के लिए क्या एडेप्टेशन होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। We cannot easily spot colorful butterflies, lizard and grasshopper। दिखते हैं क्या आसानी से, नहीं ना। ग्रासहोपर का कलर तो ग्रीन होता है, और हाँ, बटरफ्लाई भी फूलों जैसे होते हैं ना, फूल जैसे कलर उनके, वेरियस दे आर फ्रॉम वेरियस कलर्स आर देयर, दैट्स व्हाई वी नेवर फाउंड इट easily. They get merge camouflaged and mixed grasses, parts of plant like stem, like leaves, flowers, etc. That is because their colors blend with those their surrounding. उनका कलर जो है सराउंडिंग के साथ मैच हुआ है. Changes that takes place in the various organs like process of organism that enable them to live. Changes in various organs, जो वेरियस ऑर्गन्स है उनमें चेंज होने के कारण उनके लाइफ प्रोसेस भी चेंज हो गए, तो उसके कारण वो रह सकते हैं, एनेबल टू लिव एंड फीड एंड रिप्रोड्यूस. जो एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो जाते हैं, कोप अप कर सकते हैं, दे आर गोइंग टू सर्वाइव ओनली. जो एनवायरनमेंट के साथ में ब्लेंड नहीं होते हैं वो एनिमल सर्वाइव नहीं होते हैं, दे आर गोइंग टू डिस्टिंक्ट them from their enemies and specific surrounding depend on their habitat. It's a geographical condition are called adaptation. जैसे कि ग्रासहोपर का कलर है तो वो प्रोटेक्शन के लिए हो गया ना, they are going to protect from their enemies, that's why they going to merge with their surrounding. Always remember that adaptation is not a sudden process, it is a gradual and continuous differences in the structure and appearance of present day. The animals and animals of thousands of years ago, they are the adaptation that occurred according to the prevailing conditions. It is our duty to observe this diversity. बहुत सालों से इवोल्यूशन होते आ रहा है, बहुत सालों से इवोल्यूशन होते आ रहा है, इसकी वजह से हमको
उसका स्टडी करके उनके सिमिलरिटीज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, और एडेप्टेशन कैसे हुए उनमें, और एडेप्टेशन की वजह से वो कैसे कोप अप कर सकते हैं इन्वायरमेंट के साथ, ये पता चलता है. एंड ड्यू टू आवर ऑब्जर्वेशन वी आर गोइंग टू सर्च इट ओनली. ओके. Now, Darwin's theory of evolution. Evolution is a gradual process. It is a spontaneous process and it just continuously start from the beginning of our environment. तब से चालू है तो अब तक ये evolution start ही है. So Darwin is the main scientist who proposed this theory and which is worldwide accepted. Okay. तो चार्ल्स डार्विन के हिसाब से, Charles Darwin is a biologist, studied numerous type of plants and animal and suggested that only those organisms are likely to survive which can best adapt themselves. कार्ल लिनिस के हिसाब से क्या है, वही एनिमल सर्वाइव कर सकता है जो एडेप्टेशंस कर सकता है, जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने में चेंज ला सकता है, एडेप्टेशंस कर सकता है, दैट इज गोइंग टू सर्वाइव. That only those organisms likely survive which can best adapt themselves to the changing environment. This is called the theory of survival of the fittest. जो फिट है वो हिट है, जो फिट है वही एनवायरमेंट में रह सकता है. दिस इज द डार्विन्स फर्स्ट प्रिंसिपल. जो थेरी उन्होंने प्रपोज किया है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल ही यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जो एनवायरमेंट के साथ सर्वाइव करने के लिए खुद को फिट रखता है वही जिंदा रहता है. इफ एन ऑर्गेनिज्म इज बॉर्न विथ ए न्यू बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक एंड इज एबल टू सर्वाइव, दिस चेंज इज प्रिजर्व इन द नेक्स्ट जनरेशन. अगर किसी एनिमल में अपने में खुद में चेंज कर लिया सर्वाइव करने के लिए, तो ये सर्वाइवल चेंज एडेप्टेशन नेक्स्ट जनरेशन में कैरी फॉरवर्ड होता है वाया जीन्स, डीएनए. ओके. दिस इज डार्विन सेकंड प्रिंसिपल and is called the theory of natural selection. ये डार्विन का सेकंड प्रिंसिपल. फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड सेकंड प्रिंसिपल इज द नेचुरल सिलेक्शन. यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने क्लासिफिकेशन क्यों करना है, क्लासिफिकेशन करने के बाद हमको इसका बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे दिया गया अभी. वाई आर द लिविंग थिंग्स क्लासिफाइड. लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्यों क्लासिफाइड होते हैं, वाई आर दे क्लासिफाइड, विच आर द क्राइटेरिया यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. देखो क्लासिफिकेशन तो करते हैं लेकिन ऑन विच बेसिस, तो कुछ तो सिमिलर होगा, कुछ तो डिसिमिलर होगा, फिर उनका ग्रुप फॉर्म होगा, उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन करते. It is difficult to study the remember that all the organisms in this diverse living world on the same time. Classification helps in this respect. इतने सारे हैं, 87 करोड़ एनिमल स्पीसीज है अर्थ पे पूरे, तो ये ध्यान में रहना तक ध्यान में रह नहीं सकता, इसके लिए हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत है. डिफरेंट साइंटिस्ट हैव डिफरेंट क्राइटेरिया एंड इंडिपेंडेंटली क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल. बहुत ही सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना क्राइटेरिया बताया है, और जिसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स इंडिपेंडेंटली क्लासिफाई किए गए हैं. अ हायरार्की इज फॉर्म इन द क्लासिफिकेशन एंड स्टार्ट विथ किंगडम एनिमालिया. हायरार्की मीन्स पहले ये बाद में वो ऐसे होता है ना, उसे हायरार्की बोलते हैं. किंगडम एनिमालिया और द किंगडम प्लांटी. फर्दर ग्रुप्स एंड सब ग्रुप आर फॉर्म डिपेंडिंग अपॉन द बेसिक सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस. दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. इसे बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. मीन्स ग्रुप बना लिया, पहले तो मेजर ग्रुप दो ही है, प्लांट्स का और एनिमल्स का. ओके. तो फिर हो गए किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया. फिर इसमें भी आ गए एनिमल्स के. हमने अभी कितने सारे एनिमल्स देखे ना, जो एरियल्स एनिमल्स है, रेप्टाइल्स एनिमल्स है, हार्बीवोरस है, कार्निवोरस है. तो ये सब इंफॉर्मेशन हम ऐसे इकट्ठा नहीं कर सकते, तो पहले हमने क्लासीफाई कर दिया एनिमल्स और प्लांटी. एनिमल्स में कौन हार्बीवोरस है, फिर कौन कार्निवोरस है, फिर कौन ओमनिवोरस है. तो इसके हिसाब से हमको उसमें भी रेप्टाइल्स कौन है, डेजर्ट एनिमल्स कौन है, तो हमको ये जानकारी
सहज मिल सकती है ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन। हायरार्की जैसे देखो यहाँ पे आपको दिया है मैंगो एंड ह्यूमन, दो एग्जाम्पल दिए। तो मैंगो क्या है, इट्स बिलोंग टू किंगडम प्लांटी, और ह्यूमन इज एनिमलिया। देन फाइलम इनका क्या हो गया, मैंगो का फाइलम एंथोफाइला एंड ह्यूमन का कॉर्डेटा। इट्स ड्यू टू द डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक इन बिटवीन दैट ह्यूमन एंड इन दैट मैंगो, कॉर्डेटा। सब कॉर्डेटा ये आपको आगे चल के समझ में आएगा। फिर क्लासेस है कॉटिलिडॉन एंड मैमलिया। कॉटिलिडॉन मीन्स ये द्विदल वनस्पति है, इसके बीज है वो दो हिस्सों में बढ़ सकते हैं या नहीं है, इस पे है, ये बढ़ सकते हैं इसलिए ये डाइकोटिलिडॉन। मैमलिया मैमल्स है, सस्तन प्राणी है इसलिए मैमलिया। ऑर्डर है सेपिनडेलिस इन मैंगो एंड प्रीमेट्स इन ह्यूमन, क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल से पहले से हुए हैं। देन फैमिली एकॉर्डियेसी, देन होमिनिडेई। जीन्स क्या है, मैग्निफेरा, ये होमो सपाइंस पढ़ा है ना आपने, होमो सपाइंस सैपियंस एंड ऑल वो। फिर स्पेसिस क्या है, इंडिका। मैंगो कहाँ से ओरिजिन है इसका स्पेसिस, इट्स फ्रॉम इंडिया, इट्स इंडिका। एंड ये ह्यूमंस है, ये सपाइंस। ओके, तो ये आपको डिटेल बाद में होगा, अभी हम बस इतना ही देखेंगे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस, इन्होंने जो थ्योरी बताई है अभी हम देखेंगे। इमेजिन दैट देयर आर 4 स्टूडेंट विथ अ नेम कबीर और किरण इन ए classroom. If you are talking about any one of them, how would you others know which one them you are talking about? Would you tell full name, first name and then last name? This is a similar to a बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। ऐसे होगा ना, दो फ्रेंड है एक साथ एक जैसे नाम के है, अगर आप उसके बारे में बोल रहे हो तो आपको पूरा नाम बताना होगा, तभी हम फाउंड कर सकते हैं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हो। तो ये है बेस है बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर is used to identify each organism according to scientific name has been assigned to each organism. It consists of 2 parts. The first part is genes and second is species. All identified organisms have been assigned a binomial name as a per a guideline of the इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। देखो, जो इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर के कोड्स के हिसाब से ही हमको उनके नाम देने पड़ते हैं। जो नाम आप इंडिया में बोलोगे वही नाम आप अमेरिका में भी बोलोगे, और वही नाम आप ऑस्ट्रेलिया में बोलोगे। तो ये नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल लेवल का है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते। इट्स डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। ऑल द ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज आर so similar that irrespective color, height, habitats and habits, they can reproduce among them new individuals like themselves. For example, all domestic cats in the world belong to the same species, है ना। कैट जो इंडिया में फाउंड होगा, ऑस्ट्रेलिया में फाउंड होगा, इटली में फाउंड होगा, ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। द सेम इज ट्रू इज द केस ऑफ द एनिमल लाइक द hen etc. The plant like mango, wheat, maize etc. See, here is some example is given to you, living things and scientific name is given. डॉग को क्या बोलते हैं, कैनियस लिपर्स फैमिलियरिस। ये हमको पता ही नहीं था, हम तो उसको कुछ भी बोल देते ना, डॉग है ना। देन ए काउ इज अ बॉस टोरस। देन हिबिस्कस ये फ्लावर का नाम है, ये हिबिस्कस रोजा सेंसेसिस। देन जवार शोरगम बाइकोलर। अब हम जाते जवार खरीदे तो जवार दो ही बोलेंगे ना, मराठी में ज्वारी बोलते हैं, हमको ये साइंटिफिक नेम पता ही नहीं थे। तो ये साइंटिफिक नेम इसलिए है कि पूरी दुनिया में अगर एक ही चीज को जवार है तो सब जवार ही बोलेंगे उसको, तो उसका साइंटिफिक नेम हो गया शोरगम। तो सारी दुनिया में शोरगम बोले तो जवार ही होगा। फाइंड आउट द साइंटिफिक नेम ऑफ द अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड डिस्कस इन
class. ये आपको होमवर्क है, आप फाइंड आउट करो कि साइंटिफिक नेम जो आप एनिमल्स देखते हो आपके सराउंडिंग में, और शॉर्ट नोट लिखो इस पे. 29th April is observed the World Frog Protection Day. Killing or harming frog is prohibited by the Wildlife Act Protection Act. तो ये फ्रॉग को भी प्रोटेक्शन दिया गया है. फ्रॉग देखते हैं ना बच्चे, क्या करते हैं, उसको पत्थर से मारने लगते हैं ना, तो वो गलत है. तो ये 29th अप्रैल को ही वर्ल्ड फ्रॉग प्रोटेक्शन डे माना गया है, मनाया जाता है, और इट इज डिक्लेयर्ड बाय वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो योर होमवर्क इज दैट you read this chapter again and write down the whole exercise. Okay, this chapter is over now. If any queries are there, you must ask me. Okay, and you must do this exercise at your home. Our next chapter, second chapter, would be a plant structure and function. In this chapter we are going to learn about plants and their structure and function in our next lecture. Okay, thank you for today. Bye.